आमतौर पर हनी ट्रैप में फंसने की खबरें आप सुनते होंगे। सेना के भीतर भी ये ट्रैप घर कर चुका है। मेजर से लेकर सेना के जवान तक इसके शिकार बन चुके हैं और इसी कड़ी में मामला जुड़ा है। ताजा मामला है डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर का, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की खुफिया जानकारी सीमा पार पाकिस्तान पहुंचाई है। वो इस महिला के संपर्क में थे, दोनों अश्लील बातें किया करते थे। जब महिला के पास पर्याप्त सबूत हो गए तो उसने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके लिए उसे काम पर लगाया गया था। इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ शामिल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार उसका कनेक्शन पहले भी सामने आ चुका है। लेकिन इस केस के बारे में आज हम बात करेंगे ही, साथ ही आपको बताऊंगा इस साइंटिस्ट की उस महिला एजेंट से क्या क्या बात हुई और इन साहब ने उस महिला को क्या क्या बताया है, और साथ ही बताऊंगा इसके पीछे की कहानी को, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे ये लोग सारा प्लान तैयार करते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई रोज भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरीकों को खोजती रहती है। पहले आप ताजा मामला सुनिए प्रदीप कुरूलकर का। प्रदीप कुरूलकर को एटीएस ने पाकिस्तान को सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस के दावे के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज में उसे गलत नाम से संबोधित किया गया। इस पर प्रदीप ने जवाबी व्हाट्सएप मैसेज किया तो उसमें बताया गया कि वो मैं नहीं हूं। उसने अपना नाम प्रदीप कुरूलकर बताया कि मैं प्रदीप कुरूलकर हूं। इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हो गई। कुरूलकर ने बताया कि व्हाट्सएप चैट करने वाली महिला खुद को लंदन में रहने वाली भारतीय बताती थी और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत व्यक्त करती थी। प्रदीप को कुछ समय बाद हनी ट्रैप में फंसाकर ब्रह्मोस मिसाइल समेत डीआरडीओ परियोजना से जुड़ी जानकारी हासिल करने की उस महिला ने कोशिश की। दोनों के बीच फरवरी 2023 तक चैट चलती रही। प्रदीप के साथ चैट करने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया था उसका पाकिस्तानी आईपी होने से खुफिया अधिकारियों ने डीआरडीओ को सतर्क किया और एटीएस को शिकायत करने से पहले उनकी सतर्कता टीम ने इस बारे में पूरी जांच की। उसके बाद प्रदीप को उठाया गया। एनएसए और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी। विजिलेंस जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि वैज्ञानिक प्रदीप ने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के साथ जानकारियां साझा की थी। जांच में यह भी सामने आया था कि वैज्ञानिक ने अपनी निजी तस्वीरें साझा करने के साथ साथ मिसाइल की कुछ फोटो भी उस महिला को दी थी और उनका विवरण भी उसके साथ साझा किया था। इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से महाराष्ट्र एटीएस में एफआईआर दर्ज की गई। प्रदीप के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। कुरूलकर ने जांच एजेंसी को बताया कि वो इस बात से अनजान था कि महिला पाकिस्तान से है और आईएसआई की एजेंट है। कुरूलकर ने बताया कि वो महिला के साथ जानकारी इसलिए साझा करता था क्योंकि वो 59 साल की उम्र में अकेला महसूस कर रहा था। उसका मानना था कि महिला उनके काम में दिलचस्पी रखती है और उनकी प्रशंसा भी करती है। महिला को जागरूक करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। इसे क्या कहा जाए, मेरे हिसाब से तो इसे बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक साइंटिस्ट इस तरह की हरकत करता हुआ कैसा लगता है वो आप देख सकते हैं। उसने अपनी इस हरकत से देश का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चल पाया है कि कितनी जानकारियां साझा की गई हैं। अब आप सुनिए ये काम को अंजाम कैसे देते हैं। आज मैं आपको आईएसआई के बारे में वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलती होगी। आमतौर पर आप इतना ही जान सकते हैं कि ये एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है और भारत के खिलाफ आतंक को पोषित करने का काम करती है। इस बात को तो सब जानते हैं कि 1948 के बाद से आईएसआई लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिशों में लगा है। आईएसआई ने करीब 1 दशक से अपने काम करने के तरीके में बहुत सारे बदलाव किए हैं।
तो अब 3 स्टेज में वो अब किसी भी काम को भारत के खिलाफ अंजाम देता है, जिनमें पहला पॉइंट है जॉइंट इंटेलिजेंट एक्स। इसे एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी ऑपरेट करता है। ये विभाग भारत के हाई लेवल अधिकारियों को टारगेट करने का काम करता है। इसमें सेना को टारगेट किया जाता है, वैज्ञानिकों को टारगेट किया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को, आईएएस ऑफिसर्स को, सिविल सर्विसेज वाले व्यक्तियों को, नौकरशाहों को टारगेट किया जाता है। किसी मंत्रालय के अधिकारियों को भी टारगेट किया जाता है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है और फिर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने का काम शुरू किया जाता है। फिर उनसे खुफिया जानकारी निकलवाई जाती है या फिर उन्हें पेरोल पर रख लिया जाता है, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे देते हैं। इसके बाद नंबर आता है JIN का। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ। इसका ये विभाग मेनली कश्मीर में काम करता है। कश्मीर को खास तौर पर यह विभाग देखता है। इसे कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है। इस विभाग को 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ऑपरेट करते हैं। एक पूरे काम को देखता है और दूसरा पाकिस्तान में बैठे तंजीमों के लिए काम करता है। तंजीम मतलब जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, उन्हें बताता है कि कश्मीर को टारगेट कैसे करना है। तीसरा इसका विभाग है JIB, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका काम आतंक के रिलेट नहीं होता है, इसका काम होता है कि भारत की राजनीति में दखल देना है। ये राजनीतिक पार्टियों के साथ नेक्सस बनाता है। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां भारत में हैं जो ISI के पैसों पर काम करती हैं और कई तो सत्ता में भी रह चुकी हैं। प्रदीप कुरूलकर का जो मामला सामने आया है उसे करवाने वाला जॉइंट इंटेलिजेंट एक्स, इसने इस ऑपरेशन के सफलतापूर्वक होने के सबूत भी दे दिए हैं और इसने ये काम किया है। इसके लिए इस काम को किया है इसकी यूनिट 412 ने, मतलब 412 ने। इसका ऑफिस पाकिस्तान प्रांत के हैदराबाद में स्थित है। इस यूनिट को एक कैप्टन रैंक का अधिकारी ऑपरेट करता है और इसका मेन काम हनी ट्रैपिंग का ही होता है। भारत में जितने भी हनी ट्रैप के केस सामने आते हैं सबके पीछे इस ISI का हाथ होता है और ISI के भी इस यूनिट का हाथ होता है। अब आप इस यूनिट 412 की मॉडस ऑपरेंडी को समझिए। इस यूनिट को मोटी फंडिंग की जाती है और ये यूनिट पाकिस्तान से अलग अलग शहरों से सुंदर सुंदर लड़कियों को लेकर आता है। किसी को पैसे का लालच दिया जाता है, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन खासकर ये गरीब परिवारों को ही चुनते हैं। पैसे को लेकर पाकिस्तान के हालात क्या हैं वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सभी जानते हैं। इन लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इन्हें भारतीय कपड़े पहनने की ट्रेनिंग दी जाती है, भारतीय मेकअप करने की ट्रेनिंग दी जाती है, भारत के रहन सहन की ट्रेनिंग दी जाती है और तो और भारत की भाषा बोलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ये लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में हिंदी बोलने के तरीके और भारत में हिंदी बोलने के तरीके में बहुत अंतर है। अगर आप पाकिस्तान की हिंदी को सुनेंगे तो आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नागरिक पाकिस्तानी है, लेकिन इन्हें इस हद तक ट्रेन किया जाता है कि आप अगर इनसे बात करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है। इन्हें हर भारतीय तरीका सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें टारगेट दिए जाते हैं जो कि पहले से ही सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। मतलब जैसे प्रदीप कुरूलकर का ही केस ले लीजिए। पहले प्रदीप के बारे में सारी जानकारी जुटाई गई, पूरा होमवर्क किया गया, उसके बाद फंसाने की साजिश रची गई। महिला ने प्रदीप को गलती से मैसेज किया, मतलब था कि वो साजिश का एक हिस्सा था। वो मैसेज गलती से नहीं किया गया था, वो मैसेज जानबूझकर किया गया था। जब बात होने लगी तो महिला ने तारीफ करनी शुरू कर दी। प्रदीप कुरूलकर के काम में दिलचस्पी लेना उसने शुरू कर दिया। महिला पहले तो प्रदीप को उसके काम के बारे में जानकारी देती थी, जानकारियों का आदान प्रदान नॉर्मली चलता रहा। उसके बाद उनका अगला स्टेप शुरू हुआ और वो था चैटिंग का स्टेप, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें होना शुरू हुई। फिर बात ऑडियो कॉल पर आती है और फिर उसके बाद वीडियो कॉल पर आती है। वीडियो कॉल पर आने से पहले इन्हें खास तरह के कमरे दिए जाते हैं शांत इलाकों में, जहां कोई मस्जिद वगैरह ना हो, अजान वगैरह की आवाज ना सुनी जा सकती हो। इन कमरों को स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक। कमरे में भगवानों की पेंटिंग्स होती हैं, मंदिर होते हैं, मतलब ठीक वैसे ही जैसे एक हिंदू का घर होता है। उस कमरे को कहें या उस घर को कहें, बिल्कुल उसी तरह से सजाया जाता है जिससे किसी भी बात का शक ना हो। और जब वीडियो कॉल होती है तो आप
एक शब्द सुनते होंगे, सेक्स चैट। इन कॉल्स के दौरान वैसे ही बातें की जाती हैं और उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, और जब लगता है कि मटेरियल काफी हो गया, ब्लैकमेलिंग फिर शुरू कर दी जाती है, और इस ब्लैकमेलिंग से ही इनका असली खेल शुरू होता है। और जब तक खेल का पता चलता है, आदमी उसमें फंस चुका होता है। अगर वो बात मानता है तो वो गद्दार बन जाता है, वो देश की सूचनाएं लीक कर देता है, और अगर नहीं मानता है तो उसकी जो इज्जत होती है उसकी मिनटों में धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्रदीप के केस में पता है आपको क्या हुआ? प्रदीप को इन लोगों ने एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए अप्रोच किया। ऐसे में सबके साथ किया जाता है ऐसा ही काम। अच्छा, ये नाम भी हिंदू रखते हैं। इस केस में लड़की का नाम था पूजा शर्मा। इस पूजा शर्मा ने साइंटिस्ट से जब बात करना शुरू किया तो बताया कि वो एक रिसर्चर है और उसे विमानों वगैरह के इंजन में कुछ दिक्कत और परेशानी है, उसके लिए उससे मदद की जरूरत है। मतलब समझ रहे हैं आप? पहले पूरा साइंटिस्ट का पढ़ाई करवाया गया, बेसिक जानकारी दी गई, साइंटिस्ट के फील्ड की हर बारीक जानकारी दी गई, जिससे साइंटिस्ट को लगे कि ये हाँ उसी के फील्ड से रिलेट करती है। उसके बाद जब लगा कि ये इंसान विश्वास करने लगा है, फंस चुका है, फिर शुरू होता है वल्गर चैट और कॉल का खेल, वीडियो कॉल और तमाम तरह की बातें। और जब इंसान इनके जाल में फंस चुका होता है तो फिर इन लोगों से खुफिया जानकारी निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता, क्योंकि सभी अपनी इज्जत के बारे में और ईमानदारी के बारे में सोचते हैं, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये लोग जानकारी दे देते हैं। एक और बात, सोशल मीडिया पर किसी को भी आप रोक नहीं सकते, कि सोशल मीडिया पर किसी तरीके का आप बैन नहीं लगा सकते। आप किसी को नहीं कह सकते कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। आईएसआई ने ये जो पूरा हनी ट्रैप का खेल शुरू किया है, उस पर रोक लगाना शायद संभव नहीं है, और अगर उसे रोका जा सकता है तो खुद की समझदारी से ही इस खेल को रोका जा सकता है। आपके अंदर कितनी मोरालिटी है, आप इस साइकोलॉजिकल वॉर का सामना कैसे कर रहे हैं, वो सोचने वाली बात होती है। आज के बाद अगर आप सुने कि किसी सरकारी अधिकारी, किसी ब्यूरोक्रेट को और या किसी सेना के जवान को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया है, तो समझ जाइएगा कि आईएसआई की यूनिट 412 का ही काम है, और वह पूरे शातिराना तरीके से इसे अंजाम देती है। इस साइकोलॉजिकल वार से बचने की जरूरत है, अपनी मोरालिटी को मजबूत करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से इस साइकोलॉजिकल वार को समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।